हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा एंड द मीडियन कैलकुलेटेड व्हेन द सेम डाटा इज ग्रुप्ड आर ऑलवेज द सेम। ये पूछ रहा है आपसे, डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये कह रहा है कि जब हम ग्रुप डाटा का मीडियन निकालते हैं और अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं तो क्या उसका आंसर सेम होगा। डू यू थिंक दैट दिस इज स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको ये बतानी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है और इसका रीज़न भी देना है। देखो सबसे पहले तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि नो है। क्यों है नो, देखो समझो इस बात को। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो देखो, जब हमने एक्सरसाइज 14.3 की थी एनसीईआरटी में तो वहाँ पर मीडियन निकाला था और हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था वो कैसा था, ग्रुप डाटा था। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मंथली कंजप्शन दी हुई थी इन यूनिट्स में। देखो ये होता है ग्रुप डाटा 65 से 85 तक का, ठीक है। ये ग्रुपिंग कर दी ना यहाँ पर। ऐसे कितने कंज्यूमर्स हैं, 4 कंज्यूमर्स हैं जिनकी मंथली कंजप्शन थी जो यूनिट्स की वो 65 से 85 के बीच में थी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो ग्रुप डाटा था इसमें हम मीडियन कैसे निकालते थे, इसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। अब इसमें जो हम मीडियन क्लास लेते थे वो कैसे लेते थे, एजम्पशंस के थ्रू लेते थे। किस तरीके से कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे यहाँ पर, और ये जो n/2 है, n क्या होता था यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 68/2 तो 34 आता था। 34 से जस्ट ज़्यादा वाला इसमें देखते थे हम क्यूमुलेटिव में, और उसके सामने वाले को हम क्या कंसिडर करते थे, मीडियन क्लास कंसिडर करते थे। ये तो इसका तरीका था। लेकिन अगर हम बात करें अनग्रुप्ड डाटा की, अब जैसे मान लो यही डाटा है, ये अनग्रुप्ड होता। अनग्रुप्ड कैसे, मान लो वो कहता कि 5 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि मंथली कंजप्शंस करते हैं, इस तरीके से दे देता है वो 42, 65, 28, 32 एंड मान लीजिए ये 68, इस तरीके से डाटा देता कि 5 कंज्यूमर्स जो हैं मंथली कंजप्शंस इतनी इतनी करते हैं, यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम किस तरीके से करते थे, अगर क्लास 9th में याद है वहाँ पर इस तरीके से डाटा गिवन होता था और हमें पूछा जाता था कि मीडियन इसकी निकाल दो। तो हम कैसे निकालते थे, पहले इसको अरेंज करते थे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर 28 है, फिर कौन सी है हमारे पास 32 है, फिर 42 है, फिर 65 है और फिर ये 68 है। फिर हम ये काउंट करते थे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, यानी कि ओड है। ओड के लिए जो फॉर्मूला बनता था हमारे पास मीडियन निकालने का वो ये होता था n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मतलब n कितना है 5, 5+1/2 मतलब 6/2 और ये कितना आ गया 3 आंसर, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ से, ये 42, तो 42 मीडियन निकल जाता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास इवेंट टर्म्स होती थी तो उसके लिए फॉर्मूला था, वो क्या होता था हमारे पास n/2th प्लस में n/2 + 1 और डिवाइड बाई ये 2, यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकलती है, अगर आपको याद है ये, ठीक है। तो बस जस्ट यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा ये होता है, अनग्रुप डाटा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें मीडियन निकालने का तरीका अलग अलग है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सेम आंसर आएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो देख लो यही चीज़ लिखी हुई है कि नॉट ऑलवेज, बिकॉज द मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा इज कैलकुलेटेड बाय, जो ये बात बताई थी मैंने, बाय अरेंजिंग द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये रीज़न क्यों लिख रहे हैं हम, इसने बोला है क्योंकि गिव रीज़न, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बट फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा, जो कि ये था, द फॉर्मूला इज यूज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट द ऑब्जर्वेशन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हम एजम्पशंस के थ्रू ही करते थे ये सारा काम कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली और फिर यहाँ से हम मीडियन क्लास लेते थे, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके हैं इनको सोल्व करने के, इसलिए हमारा इसमें आंसर क्या होगा, नॉट ऑलवेज, और उसका रीज़न ये है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है आपको, कहता है इन कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा ग्रुप्ड इन क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ की हैं, वी मे यूज़ द फार्मूला दिस एक्स बार। मतलब देखो मीन निकालने के लिए उसने बोला कि ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये कौन सा है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड है मीन निकालने की, क्योंकि मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो ये जो फार्मूला ये कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड का है, ठीक है। तो वही लिख रखा है वेयर ए इज़ द एज्यूम्ड मीन एंड लिखा हुआ है ए मस्ट बी, ये जो ए है मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि हम क्लास मार्क्स बोलते थे। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होते थे हमारे पास, क्लास मार्क्स। तो ये कह रहा है कि ए उसी में से ही एक होगा, ठीक है। ए हम उसी में से ही चूज़ करते थे वैसे तो, ठीक है, लेकिन कह रहा है इज़ द लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखो ये कहानी समझनी है ध्यान से, अभी तक आपको ये पता था। अगर मैं देखो इसमें एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1 निकालता हूँ, ठीक है। उसमें देखो उसमें बताता हूँ आपको,
देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 में ये क्वेश्चन था आपके पास मीन निकालने के लिए। इसमें मैंने आपको देखो डायरेक्ट मेथड भी करवाया था और एज्यूम्ड मीन भी और स्टेप डेविएशन भी करवाया था, ठीक है। तो देखो ये एज्यूम्ड मीन वाला देखो, इसमें जो ये ए हम लेते थे, हम क्या लेते थे, क्लास मार्क्स में से ही एक लेते थे और ये मिड वैल्यू ले लेते थे क्लास मार्क्स में से भी। वैसे भी हम यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर इसकी बिल्कुल ही मिडल वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि वो ईजी होता है कैलकुलेट करना फिर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद है कि ए हम कैसे यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो ए हम लेते थे मिड पॉइंट ऑफ दीज क्लास इंटरवल्स, यानी कि ये क्लास मार्क्स में से ही कोई एक वैल्यू लेते थे। तो कह रहा है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो एक सेकंड के लिए तो आप लिख दोगे हाँ करेक्ट है क्योंकि यही चीज़ हमें पता है, लेकिन रुको, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ए आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि इन क्लास मार्क्स में से ही कुछ चूज़ करना है। ए आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको ईजी लगे। जैसे कि यही क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 10 नहीं है ना क्लास मार्क्स में, आप 10 से करो, ए 10 ले लो, यहाँ 10 रखना ए, और जब डी आई निकालोगे तो यहाँ पर भी ए क्या होगा 10 होगा। तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना एफ आई से, तो एफ आई डी आई आएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर रखना है आपने एफ आई डी आई में, और एफ आई नीचे तो 20 ही रहेगा, ठीक है। तब देखना आप 8.1 ही आंसर आएगा। देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ए को यहाँ पर 10 लेते हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर करके बता देता हूँ मैं। ये देखो, इफ़ ए इज़ 10, ठीक है ना, इफ़ ए इज़ 10 तो देखना आंसर यही आएगा। देखो अगर 10 है तो देखो ये 1 है तो 1 में से 10 माइनस करो -9, 3 में से 10 माइनस करो -7, और 5 में से 10 माइनस करो -5, 7 में से 10 माइनस करो -3, 9 में से 10 माइनस करो -1, और 11 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस का 1, 13 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस का 3। और इसको फिर एफ आई डी आई है, तो एफ आई डी आई मतलब क्या है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एफ आई डी आई निकाल देता हूँ। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ए आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर वही आना है। तो यानी कि स्टेटमेंट जो है उसकी वो रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ मैं ना बताऊं तो आप तो ये लिखोगे हाँ उसी में से लेते थे हम, तो क्लास मार्क्स में से, मतलब मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल्स में से ही ए की वैल्यू लेते थे। लेकिन ये बात नहीं है, समझ रहे हो कहानी को या नहीं। तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, एक ही आंसर आएगा आपका। आपको देखना इजी वैल्यू क्या है, और ये जो हम क्वेश्चन में करते थे वो इसलिए मिड वैल्यू को लेते थे कि ईजी हो जाता था क्वेश्चन, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है बात। अब देखो एफ आई डी आई जब आप निकाल लोगे तो -9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9, -7 को 2 से करोगे तो -14, फिर -5 आ जाएगा एज इट इज़, फिर -15, -6, प्लस का 2 आएगा और प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ एफ आई डी आई करोगे, एडअप करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी, करके देख लेना, -29, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप आंसर निकाल लोगे तो ए तो है 10 और एफ आई डी आई कितना हो गया -29, और ये आपके पास -29 नहीं, ये आएगा -38, ठीक है, करके देख लेना, -38 आएगा, ये -38 और नीचे आ गया ये 20, ठीक है। अब देखो ये 2 1 और 2 9 18 और ये 1 0, तो ये आ गया देखो 10 माइनस में, ये देखो ना प्लस माइनस माइनस 19/10 और 10 माइनस में 1.9, तो ये देख लो 8.1 ही आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो, मतलब ए हमने 10 लिया जो कि यहाँ क्लास मार्क्स में था ही नहीं, तब भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ए हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी कि ये चीज़ अब जो है आपको समझ में आ गई होगी जो इसने लिखी है कि ए मस्ट बी वन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, ठीक है, मस्ट बी। तो यानी कि ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है जरूरी कि मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस में से होगा, या फिर मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस का मतलब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज क्लास मार्क्स, कि ए उसी में से एक होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ए आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया है, ठीक है। तो इसलिए लिख रखा है नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट assumed mean considered as the midpoint of the class interval, क्लियर, नेसेसरी नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एनी वैल्यू विच इज़ ईजी टू सिंप्लीफाई, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो जिससे कि आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है यहाँ पर, ये आपको कहता है इज इट ट्रू टू से दैट द मीन, मोड एंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा विल ऑलवेज बी डिफरेंट। कह रहा है क्या ये सही है कि मीन, मोड और मीडियन जो होता है ग्रुप डाटा का वो हमेशा डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। देखो सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डिफरेंट आएगा, कई केसेस में सेम भी आता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा क्या है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो इज इट ट्रू की बात करें तो हम कहेंगे इसको नो, नो ये ट्रू नहीं है कि हमेशा ही डिफरेंट रहेगा मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ दीज 3 मेजर्स कैन बी द सेम, सेम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डाटा, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन सेम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा था विल ऑलवेज भी डिफरेंट, ऐसा भी नहीं है, सेम भी हो सकती है, इसलिए ये नो लिखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखो 4th क्वेश्चन क्या कहता है, विल द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ द ग्रुप डाटा
ऑलवेज भी डिफरेंट, जस्टिफाई यूर आंसर। मतलब क्या कह रहा है कि ग्रुप डाटा दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उसमें मीडियन क्लास और मॉडल क्लास क्या हमेशा डिफरेंट होगी? तो ऐसा भी नहीं होता है, सेम भी हो जाती है। और जस्टिफाई योर आंसर में बोल रहा है तो हमने क्या लिखना है, नॉट ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन डाटा। अब देखो इसका एग्जांपल तो मैं आपको इसी में दे सकता हूँ, 13.1 जब हमने की थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 था, मैं उसमें दिखाता हूँ। देखो आपको वहाँ पर हमारी मॉडल क्लास और मीडियन क्लास सेम आई थी। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इसमें देखो मीडियन क्लास और हमारे पास मॉडल क्लास की बात की गई थी, ठीक है। उसमें हमें क्या निकालना था, डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास और लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास निकालनी थी। तो ऑब्वियसली बात है मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का हमें पता होना चाहिए था। तो इसमें देखो मॉडल क्लास भी हमारी पास 125 से 145 वाली आई थी और मीडियन क्लास भी यही आई थी, ठीक है। इसको देख लेना अगर जिसको नहीं पता चल रहा है तो एक्सरसाइज 13.1 में देख लेना जाके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है। समझ रहे हो कहानी को? चलते हैं वहीं पर ही दोबारा से। तो अब समझ में आ गई होगी आपको बात, इस क्वेश्चन में नॉट ऑलवेज आएगा बिकॉज हमारे पास डिफरेंट भी होती हैं और सेम भी हो जाती हैं, डिपेंड करता है डाटा कैसा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर उसने बोला था ग्रुप डाटा ऑलवेज भी डिफरेंट, मतलब क्या है, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास ऑलवेज भी डिफरेंट, ऑलवेज वर्ड गलत लगाया है, ठीक है। समटाइम्स भी डिफरेंट, समटाइम्स भी सेम। तो ऑलवेज भी डिफरेंट वाली बात तो गलत है, इसलिए हमने बोला नॉट ऑलवेज, क्योंकि ये डाटा पे डिपेंड करेगा, सेम भी हो जाती है मीडियन और मॉडल क्लास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके पास 1 से लेके 4 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।